I Ramesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन रिलेशंस एंड फंक्शंस के, है ना। हम फंक्शंस कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में जो मॉड्यूलस फंक्शन का क्वेश्चन था कि उसको दिखाना था कि वो ना ही 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, वो हमने कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो क्वेश्चन है हमारा सिग्नम फंक्शन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारे एक्सरसाइज 1.2 का, क्या बोल रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f from r to r given by fx equals to this and this is neither 1 nor onto। देखो यहाँ पे हमें दिया है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर्स पे से रियल नंबर्स तक, ठीक है। और फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे दे रखी है, fx is equals to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equals to 0 and -1 if x is equals to x is less than 0। तो ये हमारी डेफिनेशन दे रखी है और ये सिग्नम फंक्शन बोलता है। तो देखिए सिग्नम फंक्शन होता क्या है, आपको ये जानने की जरूरत है। तो सिग्नम फंक्शन को आप डायरेक्टली अगर एक फंक्शन की फॉर्म में देखेंगे, एक एक्सप्रेशन की तरह देखेंगे, तो ये होता है मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है। तो मॉड ऑफ x अपॉन x अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आप पॉजिटिव नंबर लेंगे, जैसे f ऑफ 4 निकाल दिया मैंने, है ना। तो 4 मॉड का ये हो जाएगा अपॉन 4, तो मॉड 4 हमारा पॉजिटिव ही रहता है, 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इस वजह से क्या होता है, जितने भी x की वैल्यूज पॉजिटिव रहती है ना, उसके लिए आंसर हमेशा 1 आएगा। अब चाहे यहाँ पे आप पॉइंट वाला नंबर भी ले लो, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ f ऑफ 1.326 ये ले लूँ, तो मॉड ऑफ 1.326 क्या रहेगा, वही तो रहने वाला है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1.326 अपॉन 1.326, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि वो बोलता है जब भी क्या होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव बनाएगी, और जब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव के लिए मैं दिखाता हूँ, f ऑफ -9 इज इक्वल्स टू -9 का मॉड अपॉन -9, ऐसा हो जाएगा। x ऊपर भी x रखना था मॉड के अंदर और नीचे भी x रखना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 9 तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव, तो ये कुछ आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। इसीलिए जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो हमेशा क्या आता है, आंसर हमारा -1 आता है। और देखो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इसीलिए वो इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू इस उसके थ्रू नहीं देता, वो सीधे बताता है कि जब भी x की वैल्यू 0 होगी ना तो हम डायरेक्टली उसे 0 ले लेंगे। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे फंक्शन को क्या करना है, वेल डिफाइंड बनाना है, और अगर वेल डिफाइंड यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, इसीलिए वो डायरेक्टली यही बोल देता है कि जब भी x की वैल्यू 0 करोगे तो डायरेक्टली 0 लिख देना, वहां पे इस एक्सप्रेशन को यूज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा हमारा सिग्नम फंक्शन बोलता है। देखो अगर मैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये यहाँ पे -1 -2 -3 -4 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1, इससे आगे तो जाने ही नहीं वाला है। अब देखो क्या होगा, मैं जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 1, फिर x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो भी 1 आता है, 3 पुट करता हूँ तो भी 1 आता है, 4 पुट करता हूँ तो भी 1 आता है, तो बीच की वैल्यूज भी कुछ भी पुट करोगे तो 1 ही आएगा आंसर। तो ये कुछ ऐसा बनता है। बट जैसे ही 0 को अप्रोच करता हूँ तो हमारा आंसर 1 नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा कि 1 जो 0 पे वैल्यू 1 नहीं रहेगी, 0 पे वैल्यू इसकी 0 रहती है। बट फिर क्या होता है, जैसे ही मैं नेगेटिव की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे देखो -1 की वैल्यू ओपन रहती है, और उसके बाद क्या होता है, सारी वैल्यूज क्या लेता है, ये पॉजिटिव -1 लेता है हर किसी उसमें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनता है हमारे सिग्नम फंक्शन का। तो अब हमें ग्राफ से तो कुछ करना नहीं है इसके, बट मैंने आपको बस दिखा रखा कि ग्राफ कैसा बनता है, आपको याद रहना चाहिए कुछ पर्टिकुलर फंक्शन से ग्राफ। अब आपको दिखाना है कि ये ना ही क्या होगा, 1 होगा, ना ही ऑन टू होगा। तो आपको सबसे पहले जैसे ही मैं बोलूं कि इसको दिखाना है कि ये 1 नहीं है,
तो आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि वन वन क्या होता है। तो वन वन क्या होता है कि जिस भी फंक्शन में हमारे जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट करती है, मतलब सबकी डिस्टिंक्ट इमेज, सॉरी एक ही नहीं, सबकी डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट करती है, कि कोई भी एक इमेज किसी दो एलिमेंट्स की इमेज ना हो जाए हमारे फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है। तो यहां पे देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करें, f ऑफ 2 ले, तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है। हमने बोला लेट 2,6 बिलोंग्स टू R, यहाँ पे हमने डोमेन में ले लिया। तो जैसे ही डोमेन में लिया, हमने बोला कि f ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 आएगी, f ऑफ 6 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि आपको पता है सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो वैल्यू होगी f की वो पॉजिटिव 1 ही रहने वाली है। तो दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 6 विच इज इक्वल्स टू 1। बट बोलेंगे हम कि अब ये तो इक्वल है, बट 2 इज नॉट इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो मतलब कि इमेजेस तो सेम है, बट एलिमेंट्स, जो डोमेन्स एलिमेंट्स उठाए हुए हैं वो सेम नहीं है। तो इसकी वजह से होगा दिस इंप्लाइज द फंक्शन f इज नॉट 1 1। ऑलराइट, तो कैसे हुआ, क्योंकि हमारा 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एलिमेंट्स अलग हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजेस सेम आ रही है और एलिमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं, तो इसकी वजह से फंक्शन ऑन 1 1 नहीं रहेगा। अब हमें इसे क्या करना है, ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू नहीं शो करना है इसे एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो, हम बोलेंगे एक कोई भी आप ना कोडोमेन के उससे कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। तो हम मान लेते हैं कि मैंने -6 उठा लिया, बिलोंग्स टू R कोडोमेन, है ना। चलिए, अब मैंने -6 उठाया कोडोमेन से, तो क्या करना है, अब देखो क्या -6 के लिए कोई डोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी ये इमेज हो। आपको दिख रहा होगा कि मैंने जब ग्राफ बनाया था तो जो सारे एलिमेंट्स थे ना वो क्या कर रहे थे, जितने भी आपको x एक्सिस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आपको दिख रहे होंगे, या तो वो -1 पे मैप कर रहे हैं या फिर 1 पे मैप कर रहे हैं, और जब x की वैल्यू 0 है तो वो 0 हो जा रहे हैं। तो क्या इसके अलावा जो -6 है कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो -6 पे कोई x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, कहीं पे भी इनफाइनाइटली इधर जाते रहो, इनफाइनाइटली उधर जाते रहो। इसीलिए क्या है, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जो जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे डोमेन के अंदर। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस देयर इज नो एलिमेंट in the domain which is related to -6 under f, therefore f is not onto। अब देखो ये हमारा ऑन टू नहीं था, पर आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी फंक्शन को अब आप ना ऑन टू और 1 1 खुद से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, यहाँ पे आपने जैसे किया ये वाले नंबर्स आपने देखे, ये तो आपका कुछ नहीं है, मतलब इसमें आप 1 1 तो नहीं बना पाओगे, आपको 1 1 के लिए इसको हमारा जो एलिमेंट्स है वो 3 ही में करना पड़ेगा, बट ऑन टू इसको इजीली बना पाओगे अगर आप ना जो ये कोडोमेन है ना, इस कोडोमेन को इस वाले रेंज से रिप्लेस कर दो, -1 0 एंड 1। तो देखो क्या हो जाएगा, आपका इस कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि क्या हो, जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो हमारे डोमेन के अंदर। तो इसलिए इससे ये इजीली क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। तो इसीलिए आप ये याद रखना कि डोमेन और कोडोमेन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अगर आपको किसी फंक्शन को ऑन टू 1 1 बनाना है या उसे नहीं बनाना है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि एक फंक्शन आपको दे दे और बोले कि इसको आपने ऑन टू या 1 1 बना के दिखाना है, तो
तो आप क्या करेंगे, उसके जो डोमेन और को डोमेन है ना, उसको ऐसा आप वेरी करवा दीजिए जिसमें कोई भी ऐसा, जैसे 1 1 बनाना है तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो भी जिसकी इमेजेस रिपीट हो रही है उनको डिलीट कर दीजिए। जैसे हमारा अगर उसमें डोमेन अगर z दे रखा है, ठीक है, और -2 और 2 की इमेज सेम है, तो नेगेटिव जो काउंटर पार्ट्स है उनकी इमेज सेम आ रही है, तो आप नेगेटिव नंबर्स को डिलीट कर दो, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को रख दो, तो उससे क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 बन जाएगा। ऑन टू बनाने के लिए रेंज में क्या करो, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, उन सारे एलिमेंट्स को उससे डिलीट कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो ऑन टू भी बन जाएगा। तो इसीलिए आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मतलब फंक्शन को ऑन ऑन 1 1 और ऑन टू भी बना सकते हो, है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए अभी के लिए, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 and let f is equals to 1 2 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, show that f is 1 1। देखो ऐसा दे रखा है उसमें, a दे रखा है आपको 1 2 3, b दे रखा है उसमें 4 5 6 7 और f दे रखा है उसमें ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 4 से रिलेटेड, 2 5 से, 3 6 से, ऐसा दे रखा है। अब उसने बोला है कि हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो मैं यहाँ पे इसकी वो भी बनाता हूँ, f ऑफ f इज इक्वल टू दे रखा है 1 4 2 5 और 3 6, ये दे रखा है। तो आपको इसको 1 1 शो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट, डोमेन की हर एक एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वो यूनिक बन रही है। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज, therefore f is 1 1। तो हमने सीधा सीधा बोल दिया, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आपका आंसर शुरू होते ही खत्म भी हो चुका है। अब आप एक चीज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है जिसकी कोई भी वहां पे इमेज ना होती, तो भी क्या रिजल्ट ट्रू होता या ये फंक्शन रह पाता? तो बड़े ध्यान से सोचना कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे को डोमेन के अंदर, है ना। अब वो ये मतलब नहीं होता कि इमेज दो एलिमेंट्स की सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, पर फंक्शन बनने के लिए डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए को डोमेन पे। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आया जिसकी कोई इमेज नहीं है वहां पे, तो ये क्या बन जाता, एक रिलेशन बन जाता, फंक्शन नहीं रहता। तो इसीलिए हर एक छोटी छोटी चीजों का ना आप ध्यान रखिए, फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना, उसको एप्लीकेट करने की कोशिश करो हर जगह। तो ये चीजें ना बहुत अच्छे से आएंगी आपको अगर आप छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो, वरना रिलेशन और फंक्शन थोड़ा समझ में आना थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। चलिए फिर आप ये कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto or bijective, justify your answer। first हमें दे रखा है f from r to r defined by fx is equals to 3 minus 4x। चलिए तो f from r to r और हमारे फंक्शन को दे रखा है उसने 3 minus 4x। तो देखिए आपको अगर ना क्लियरली दिखाई ना दे कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, तो क्या करना, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि जनरल एलिमेंट्स लेना और तब सॉल्व करके देखना, तो उससे भी आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये होने वाला है नहीं होने वाला है। तो इसको करने के लिए हम बोलेंगे इंजेक्टिविटी वाली प्रूफ करेंगे। हम बोल देंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, हमारा डोमेन, such that
देखो हम x1 और x2 कैसे लेते हैं कि इनकी जो इमेज है ना वो इक्वल होगी हमारे कोडोमेन में, ऐसे। अब इमेज, अब जैसे ये फंक्शन है ना, फंक्शन की डेफिनेशन लगा दो। क्या कह रहा है फंक्शन? 3 माइनस 4x, x1 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4x2। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल तो बचा माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू आ गया आपका x2। तो बिना किसी दिक्कत के आपको यहाँ पे दिखाई दे गया है कि अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हम यहाँ से डोमेन से उठाएंगे और अगर उनकी इमेजेस सेम होती है हमारे कोडोमेन में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे। तो जैसे ये होता है तो आप बोल देंगे दिस इंप्लाइज f इज 1 1। तो बात यहीं पे खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन मतलब इतना पार्ट खत्म। अब सब्जेक्टिविटी देखेंगे। सब्जेक्टिविटी देखने के लिए फिर से देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा कि यार यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसके लिए कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कोई भी एक्स एग्जिस्ट ना करता हो। तो क्या करो, फिर से वही सेम चीज करो कि हम मान लेंगे लेट y बिलोंग्स टू r। इस टाइम पे कोडोमेन से लेना होता है, ठीक है। तो जब भी आपको इंजेक्टिविटी या फिर वन वननेस प्रूफ करनी है तो एलिमेंट्स आप कहां से उठाएंगे, डोमेन से उठाएंगे। और सर्जेक्टिविटी या फिर क्या है, ऑनटूनेस प्रूफ करनी है तो कोडोमेन से आप एक एलिमेंट उठाएंगे। और इस पे क्या लिखेंगे, सच दैट। इसके लिए क्या कंडीशन लेंगे हम कि कोई भी हमारा इसका क्या है, ये किसी पर्टिकुलर एक्स की क्या है, ये इमेज है। फिर इस x में आप क्या करोगे, फंक्शन की डेफिनेशन लगा दोगे 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। और फिर यहां से आप ट्राई करोगे कि यार x की वैल्यू हमें मिल जाए y के टर्म्स में। तो यहां से जैसे आएगी तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस वाई बाय 4। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब जैसे ये आता है तो आप यहां पे चेक करो कि y की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है कोडोमेन में, जो भी कोडोमेन दे रखा है r z n, कि उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते ही x की वैल्यू या तो अनडिफाइंड आ जाए, मतलब कि 1/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए, या फिर कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट तो नहीं करती जिसके लिए जो x की वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो कुछ भी रखा तो यहाँ पे 3 प्लस आइटा आ गई, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। 3 प्लस आइटा जो होगा वो क्या हमारे डोमेन R में एग्जिस्ट करेगा। R तो रियल नंबर्स का डोमेन है और 3 प्लस आइटा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं रहेगा। बट अभी इस केस में अगर आप देखो y की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, आप रियल नंबर से कोई भी वैल्यू उठा दो, तो क्या x की कोई रियल नंबर वैल्यू नहीं आएगी, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। इसीलिए क्या हो गया, ये केस में भी क्या हो जाएगा, सिंस देयर इज नो nominator, since x is valid for all possible values of y, लिख देना therefore f is onto। ये जैसे ही लिखा आपका आंसर खत्म, आपने यहाँ पे दोनों चीजें प्रूव कर दी कि ये 1 1 भी है, onto भी है। और फर्दर अगर उसने बोला है कि बाइजेक्टिव प्रूव करो तो इसके नीचे एक और लाइन लिख देना कि सिंस दिस फंक्शन इज 1 1 एंड onto आल्सो देयरफॉर इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वाला पार्ट इसका करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि फंक्शन दोबारा कहां से कहां पे मैप्ड है, r से r पे ही मैप्ड है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, ये हमारा वो है, इसका डेफिनेशन है। तो अब देखते हैं इसको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। तो इंजेक्टिव के लिए तो अब यहाँ पे देखो ना, मैं क्लियरली आपको दिखा पाऊंगा कि ये क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसे, देखो हम बोलेंगे लेट -2, 2 बिलोंग्स टू r। लेट अस टेक बोलते हैं इसे, लेट अस टेक
डोमेन से, हमने डोमेन से दो एलिमेंट उठाए, क्योंकि देखो आप डोमेन आपको क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स दिया हुआ है, और डोमेन हमारा क्या है, डोमेन में -2 और 2 दोनों ही बिलोंग करते हैं। अब इनकी इमेजेस लेंगे तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू आ जाएगी 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5, और f ऑफ 2 लेंगे अगर तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 है, विच इज फर्दर इक्वल टू 5, बट हमारा जो 2 है वो इक्वल टू नहीं है -2 के, therefore दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। जब भी हमें किसी चीज को शो करना होता है कि ये वो चीज नहीं है, तो आप पर्टिकुलर एक एग्जांपल पकड़ लो और उससे दिखा दो, तो वो भी सही है। अगर आपको इसको जनरल एलिमेंट्स लेके करना है, तो जनरल एलिमेंट्स लेके मैं दिखाता हूँ कि अगर आप x1 और x2 लेते हैं तो f ऑफ x1 यहाँ पे इक्वल टू f ऑफ x2 करते है ना। तो जैसे ये करते हैं यहाँ पे आता 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, फर्दर f11 कैंसिल हो जाता, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आता। अब जैसे ये आता तो यहाँ से आपको मिलता कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस x2 हो जाएगी, मतलब कि x1 की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो प्लस x2 और एक माइनस x2। तो x1, अब मैं x2 की जगह पे 2 रखूंगा तो एक बार आएगी x1 की वैल्यू +2, एक बार आएगी -2। तो यहाँ से भी आप दिखा सकते थे कि x1 की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, और 1 के लिए क्या होना चाहिए कि जो x1 और x2 होने चाहिए ना, वो दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x1 x2 के टर्म्स में अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसा होगा तो 1 नहीं होगा, और अगर डायरेक्टली इक्वल आते हैं x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ x2 तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप दोनों ही तरीके से शो कर सकते हो, तो आपकी मर्जी होती है कि आपको किससे शो करना है। तो मैं कहूँगा अगर एग्जाम्पल आपको जल्दी याद आ जा रहा है तो एग्जाम्पल से ही शो कर दो, ज्यादा बेटर है। और अगर एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है तो ऐसे ही शो कर लो, जनरल एलिमेंट्स लेके शो कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे therefore f is not 1 1। चलिए फिर हमने 1 1 पे से वो कर दिया। अब सब्जेक्टिविटी देखते हैं। सब्जेक्टिविटी के लिए फिर क्या करना होता है कि कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए कोई इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, तो वो करते हैं। तो हम बोलेंगे लेट y बिलोंग्स टू r। हमने कहां से उठाया, ये कोडोमेन से उठाया। कोडोमेन से जैसे ही उठाया तो हम बोलेंगे कि सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या है, y के इक्वल है। अब f ऑफ x y के इक्वल है तो यहाँ पे f की डेफिनेशन लगाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1, और x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 1। तो अब यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 विच इज इक्वल टू आइटा। अब मुझे बताइए कि आइटा क्या एग्जिस्ट करेगा हमारा डोमेन के अंदर। डोमेन है हमारा रियल नंबर्स, अब इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो नहीं करेगा। तो हम बोल देंगे सिंस x is only valid for y belonging to 1 comma infinity, है ना। अगर हम 1 रखते हैं तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे 0 आएगा, 1 माइनस 1 0। 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे 2 3 4 तो ऐसा नंबर आएगा जो कि क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसीलिए सिर्फ क्या है, x सिर्फ वैलिड किसके लिए है, y बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। बट हमारे r के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, उसका क्या करें। तो इसीलिए हम बोलेंगे therefore तो यहाँ पे और थोड़ा सा वो कर देते हैं, इसे लैंग्वेज और लिख देते हैं, बट माइनस इनफिनिटी टू 0 but elements
माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। 1 में मैंने ओपन ब्रैकेट किया है क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है। 1 हैव नो प्री इमेज in R, which is domain, therefore F is not onto, alright। तो हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हमारे डोमेन में, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑनटू भी नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही रहेंगे, ना ही ये ऑनटू है ना ही ये 1 1 है। तो आप ये लिख लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें इसे बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। तो हमारा क्या दे रखा है, एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बता दूंगा ये क्या है। एफ ऑफ ए कॉमा बी कैसा किसके इक्वल होगा, बी कॉमा ए के। तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। तो देखो ये ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि हमारे ए क्रॉस बी के अंदर कैसे टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ए क्रॉस बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, a1 कॉमा b1, है ना। क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट ए से वो किया, पिक किया, एक एलिमेंट बी से पिक किया, उन दोनों का कार्टेशियन फॉर्म बना दिया। तो a2 b2 ऐसे टाइप के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले हैं। फिर b क्रॉस ए में देखो कैसे टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। b क्रॉस ए में ऐसे टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, b1 a1, फिर b2 a2, फिर डॉट 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 ऐसे ही टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। उसने फंक्शन क्या दिया है आपको कि अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या लेते हैं, a कॉमा बी लेते हैं, तो कहां पे जाके मैप होगा, वो होगा मैप b कॉमा a पे। एक तरीके से मैं अगर आपको इसका वो बना के दिखाऊं, बबल डायग्राम, मुझे याद नहीं है इसका नाम क्या होता है, बट जो भी है ये बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे a क्रॉस b ये है हमारा, ये b क्रॉस a है। तो देखो यहाँ पे a कॉमा बी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे b कॉमा a एग्जिस्ट करेगा, है ना। क्योंकि देखो a का एलिमेंट इस वाले में पहले आना चाहिए, b का बाद में आना चाहिए, क्योंकि a क्रॉस b है। यहाँ पे b क्रॉस a है, इसलिए यहाँ पे b कॉमा a टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए। यहाँ पे आएगा a1 कॉमा b1, फिर यहाँ पे आएगा a2 कॉमा b2, ऐसे करके यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। फिर यहाँ पे आएगा b1 कॉमा a1, यहाँ पे b2 कॉमा, जबरदस्ती मैं कुछ एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, आपको शो करने के लिए। देखो अब क्या बोला है उसने, इस फंक्शन के अंदर कैसा होगा, ये जो फंक्शन है ना, ये कैसे रिलेटेड होगा कि अगर a कॉमा b हमने लिया तो ये मैप्ड होगा हमारे b कॉमा a पे। मतलब कि इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में वो कर देना है, एक तरीके से स्वैप कर देना है। तो अब a1 कॉमा b1 है यहाँ पे, तो हमें b1 कॉमा a1 चाहिए होगा इस फंक्शन के अंदर, तो वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। a2 कॉमा b2 है, तो हमें फंक्शन के हिसाब से इसे b2 कॉमा a2 पे मैप करना है, तो b2 कॉमा a2 भी मुझे यहाँ दिख गया, है ना। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ये फंक्शन आपको 1 1 ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। 1 1 ही फंक्शन है ये, क्योंकि हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट हमें दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसको पहले थोड़ा प्रूफ कर देते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए किया था। चलिए ये मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे कि कैसे टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। इंजेक्टिविटी अगर शो करेंगे, इंजेक्टिविटी, तो हम बोलेंगे लेट a कॉमा b, a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। मतलब कि डोमेन से हमने दो एलिमेंट्स उठाए, a1 कॉमा b1, a2 कॉमा b2, सच दैट क्या होगा, f ऑफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ a2 कॉमा b2 के, ये इक्वल होना चाहिए। और अब हमें पता है कि f ऑफ a1 कॉमा b1 अगर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर आना चाहिए b1 कॉमा a1, है ना। कि इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर दो। यहाँ पे आना चाहिए b2 कॉमा a2,
अब ये देख के आपको क्या पता चलता है कि आपने कार्टेशियन वो पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे कि अगर x, y इक्वल टू होता है 2, 3 के, है ना, तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 2 के इक्वल होगा, y होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 3 के इक्वल होगा। तो यहां से भी आपको यही पता नहीं चलता कि अगर b1 यहाँ पे लिखा है तो b1 किसके इक्वल होना चाहिए, b2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मिल जाएगा दिस इंप्लाइज b1 शुड बी इक्वल टू b2 एंड a1 शुड बी इक्वल टू a2। जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या a1 कॉमा b1 भी इनडायरेक्टली इक्वल नहीं हो जाएगा a2 कॉमा b2 के, है ना, क्योंकि देखो ये इंडिविजुअली क्या है, a1 और a2 इक्वल है, b1 और b2 इक्वल है, तो a1 को मैं यहाँ पे पुट करूं तो वो a2 के इक्वल होगा, b1 को यहाँ पे पुट करूं तो b2 के इक्वल होगा। और जैसे ये हुआ हमने क्या किया, फिर से वही शो कर दिया, इंजेक्टिविटी की वो प्रूफ कर दी कि x1 x2 लिया था हमने, f(x1) f(x2) को इक्वल रखा और सॉल्व करके देखा कि x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे therefore f is 1 1। तो ये हमने 1 1 प्रूफ कर दिया ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटा के आगे करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है मेरी। अब आप सोचिए जरा कि ए सेट के अंदर a1, a2, ऐसे करके एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे और b के अंदर b1, b2, b3 टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, और जब हम a क्रॉस b करेंगे तो ये आएगा ऐसा a1, b1, a2, b2, ऐसे करके आएंगे। हो सकता है कि a1, b2 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब आने दो, है ना। अब ये जब आएंगे तो मुझे बताइए, जब मैं इनको फंक्शन के f के अंदर रखूंगा तो f के अंदर a1, b1 को रखूंगा तो इसके लिए जो इमेज आएगी वो क्या b1, a1 ही आएगी। और b1, a1 किसमें एग्जिस्ट करेगा, b क्रॉस a में तो एग्जिस्ट करना ही करना है, क्योंकि अगर जैसे ही मैं b क्रॉस a बनाता हूं तो क्या बनेगा b1, a1, b2, a2, b3, a3, और ऐसे टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। बट क्या होगा, इसमें b के एलिमेंट्स पहले होंगे, a के बाद में होंगे। तो उसने बोला है कि a1, b1 अगर मैंने यहां से पिक किया और उसको फंक्शन में रखा तो ये मैप कहां पे होना चाहिए, b1, a1 पे। तो यहाँ पे क्या ये किसी और एलिमेंट्स के, इसके अलावा किसी और एलिमेंट के वो हो सकता है, मतलब कि किसी और एलिमेंट पे मैप हो सकता है। तो आप बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो a1 और b1 होंगे वो क्या है, यूनिक एलिमेंट्स है हमारे a क्रॉस b के, है ना। a1 एक यूनिक एलिमेंट है a1 a सेट का, और b1 क्या है, एक यूनिक एलिमेंट है सेट b का। और इनका जब हमने कार्टेशियन फॉर्म बनाया और उसको फंक्शन के अंदर रखा तो जो b1 और a1 क्या होंगे, आपस में स्वैप होंगे, तो ये किसी और पर्टिकुलर एलिमेंट के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि b1 एक अपने टाइप का एलिमेंट है और a1 एक अपने टाइप का एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे वो करूं कि मान लो इस वाले उसमें 2, 3 टाइप का एलिमेंट होता है ना, तो 2, 3 यहाँ पे लेता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये आता 3, 2। मुझे बताओ अब कि ये 2, 3 क्या किसी और के इक्वल हो सकता है, जो अब किसी और के इक्वल होगा तो वो भी 3, 2 ही होना चाहिए, और 3, 2 क्या है, एक अकेला एलिमेंट है जो कि क्या है, b क्रॉस a में एग्जिस्ट करता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये फंक्शन होगा ये क्या होने वाला है, एक सर्जेक्टिव फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होने वाला है। तो आई होप मैं इतना समझा पाया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए फिर तो देखो, हम बोलेंगे यहाँ पे कि इफ वी टेक b, a belongs to b क्रॉस a, ठीक है, सच दैट नहीं बोलेंगे, देन there exists an element
a comma b belongs to a cross b such that f of a comma b is equals to क्या है, b comma a के इक्वल है। ठीक है, तो हमने बोला कि यार अगर हम कोई भी b comma a b क्रॉस a में से लेते हैं तो हमेशा क्या करेगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा a comma b फ्रॉम a क्रॉस b सच दैट f ऑफ a comma b क्या होगा, हमेशा b comma a के इक्वल होगा। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो जाता है आपका, एक ऑन टू फंक्शन आता है। तो इसके नीचे लिख देना कि f देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप इसको लिख लेना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट a एंड b बी सेट्स शो दैट f ऑफ, नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट f फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाय fn इज इक्वल्स टू, ये है f फ्रॉम n टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स पे जा रहा है। डिफाइंड बाय fn इज इक्वल्स टू n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even। ठीक है, ये फंक्शन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अब उसमें हमें बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देख लेते हैं, हम लेंगे, हम इंजेक्टिविटी देखने पहले। अब देखो, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, n1, n2 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे n का बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो n1, n2 बिलोंग्स टू n, यहाँ पे डोमेन से हमने दो एलिमेंट्स को पिक किया सच दैट f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ n2 होगा, है ना। ये हमने पिक किए दो एलिमेंट्स, इक्वल होने चाहिए। अब यहां पे देखो, तो देखिए यहां पे देखो f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2 होगा। तो यहां पे ना तीन केसेस अलग अलग बनेंगे। केस 1 बनेगा कि if n1 and n2 आर इवन, और मैं यहाँ पे दो केसेस को मर्ज कर रहा हूँ कि दोनों ही, अगर या तो दोनों ही इवन है या फिर दोनों ही ऑड है। तो क्या होगा, देखो अगर इफ बोथ आर इवन, तो देखते हैं क्या आएगा। बोथ आर इवन में क्या हो जाएगा, f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n/2 इज इक्वल्स n1/2 इज इक्वल्स टू n2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो n1 इज इक्वल्स टू n2 आ रहा है। तो ये तो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि ये 1/1 होने वाला है। बट आगे देखते हैं, सेकंड वाला वो करते हैं पार्ट, इफ बोथ आर ऑड। तो बोथ आर ऑड में भी अगर हम करें तो f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू n2 प्लस 1/2। ये कुछ ऐसा है, 2 से 2 कैंसिल, n1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n2 प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल्स टू n1 इज इक्वल्स टू n2। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, शो हो रहा है हमारा कि ये एक 1/1 है। बट एक थर्ड केस आता है, केस 2। केस 2 में क्या, if n1 is even and n2 is odd। हमने क्या किया, दो अलग अलग एलिमेंट्स को पिक किया। हमने बोला कि चलो n1 हम एक इवन एलिमेंट ले लेते हैं और n2 एक हम ऑड एलिमेंट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे, जब हम f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये आएगा n/2 इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें आपको मिलेगा कि n इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, n1 सॉरी n2, n1 क्या आ रहा है, n2 प्लस 1 के इक्वल आ रहा है कि n1 इज इक्वल्स टू क्या है, n2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया कि आपकी n1 और n2 की अलग अलग वैल्यूज आ रही है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे पिक करके देता हूँ कि आप लेंगे लेट 1, 2 बिलोंग्स टू n, है ना। हमारा ये डोमेन को ही बिलोंग करते हैं, डोमेन
तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं f ऑफ 1 निकालता हूं तो देखो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं f ऑफ 2 निकालता हूं तो ये आएगा 2 बाय 2 मतलब कि n बाय 2 है ना, इवन नंबर है इसीलिए ये वाला को लगेगा, ये भी क्या आ जाएगा आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि दो अलग एलिमेंट्स 1 और 2 की जो इमेज है ना, f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 2 के इक्वल आ रही है, बट हमारा ये भी पता है हमें कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 है, मतलब कि हमारे एलिमेंट्स 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो इस केस की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये फंक्शन है ये 1 1 नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपको ना बहुत वाइड एंगल से देखना पड़ता है इस पूरे उसको, तभी आप इसको ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए ये दो केसेस अगर आप करते, मतलब कि अगर दोनों ही को इवन और दोनों को ही ऑड ले लेते, तो आपका पता नहीं चलता कि ये वैसा 1 1 है या नहीं है। तो बट जैसे मैं सेकंड के स्टेज पे एक को ऑड एक को इवन कर दिया, तो यहाँ पे भी पता लगा कि ये एक 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दो अलग कि ऑड नंबर्स भी सेम इमेज देंगे और दो मतलब इवन नंबर्स भी क्या देंगे, सेम इमेज देंगे। दो मतलब कि अलग अलग इवन और ऑड दोनों सेम इमेज दे सकते हैं। तो इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो आप लास्ट में लिख लेना, इसके बाद में मिटा के इसका सब्जेक्टिविटी वाला पार्ट शो करता हूँ। चलिए सब्जेक्टिविटी में बात करते हैं। सब्जेक्टिविटी, दोबारा सब्जेक्टिविटी के लिए हम बोलेंगे लेट y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन से लिया फिर से, क्योंकि सब्जेक्टिविटी को हम शो करने के लिए कोडोमेन से ही एलिमेंट्स पिक करते हैं। सच दैट f ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या है, y है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा, अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखाएं तो केस 1 व्हेन n इज इवन, हम पहले इवन की बात कर लेते हैं तो देखेंगे क्या होगा। केस 1 तो n इवन होगा तो f की डेफिनेशन कौन सी रहेगी, n बाय 2, n बाय 2 इज इक्वल्स टू y। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2y। तो यहाँ पे देखो हम y की कोई भी कोडोमेन से वैल्यू उठाएं, है ना, कोडोमेन हमारा n ही है, तो ये भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब डोमेन के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। सो n इज वैलिड, दिस इंप्लाइज n इज वैलिड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, ठीक है, n मतलब कोडोमेन। चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, केस 2। केस 2 हम बोलेंगे व्हेन n इज ऑड, तो ऑड होगा तब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लगेगी n प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू y, बार बार 2 वहां पे याद आ जा रहा है, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y आएगा और n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2y माइनस 1। तो इसके लिए भी क्या है, ये एक फंक्शन क्या हो गया, ये आपका वैलिड दिख रहा है। मैं बोलूंगा कि दिस इंप्लाइज n इज वैलिड फॉर all values of y belongs to n। दोबारा आप इसके आगे कोडोमेन लिख देना और नीचे लिख देना therefore the function f is onto, मतलब ये 1 1 तो नहीं था बट ये onto जरूर आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल्स टू r माइनस 1। ये कुछ ऐसा है कि a दे रखा है उन्होंने r माइनस 3, मतलब कि इसमें 3 एलिमेंट को r में से डिलीट कर दिया। b इज इक्वल्स टू r माइनस 1 एलिमेंट को इन्होंने r में से डिलीट कर दिया, मतलब b जो सेट बनाया वो ऐसा बनाया। कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम f फ्रॉम a टू b, मतलब कि a से b पर एक फंक्शन मैप किया। क्या है फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि इसे इस f11 एंड ऑन टू, मतलब कि हमें दिखाना है कि क्या f11 होगा और ऑन टू होगा। तो देख लेते हैं अभी। तो हम बोलेंगे इंजेक्टिविटी अप्लाई करेंगे, इंजेक्टिविटी इंजेक्टिविटी के लिए बोलेंगे लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a, हमारा डोमेन से, सच दैट x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री। देखो यहाँ पे ना इन्होंने जानबूझ के क्या किया, r में से 3 उसको डिलीट कर दिया। क्यों किया ऐसे उन्होंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे अगर 3 रखेंगे ना, देखो तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये 1/0 फॉर्म बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने पर्टिकुलरली 3 एलिमेंट को डिलीट कर दिया हमारे डोमेन से। और अब को डोमेन से इन्होंने 1 क्यों डिलीट करा, आपको आगे पता चलने वाला है क्यों होगा ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू x1 माइनस थ्री इंटू x2 माइनस टू। तो थोड़ा इसे मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, तो ये आएगा x1 x2, ये आ जाएगा माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x1 x2 माइनस टू x1 सॉरी x1 और माइनस 3x2 और प्लस 6। तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो देखो प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल, प्लस x1 x2 से प्लस x1 x2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या करते हैं, x1 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 3x1 प्लस 2x1। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, माइनस 2x2 को उधर ले जा लेते हैं, तो माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 ही बचेगा, ये बचेगा माइनस ऑफ x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दिस इंप्लाइज f इज 1 1, यही तो शो करना होता है हमें 1 1 करने के लिए। तो ये हमारा हो चुका है। तो आप इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद में सब्जेक्टिविटी भी शो करता हूं। तो देखो सब्जेक्टिविटी, हम बोलेंगे लेट y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो सच दैट, अब मैं b के आगे कोडोमेन क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि देखो हमारे ऑब्वियस है यहाँ पे कि जो a है डोमेन है, b कोडोमेन है, तो इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सच दैट fx इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे y है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू y। तो फिर फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस थ्री, अब क्या करना होता है इसमें, हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस थ्री वाई, है ना। क्या हुआ कि x माइनस थ्री यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो x इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस थ्री भी इससे मल्टीप्लाई हुआ। फिर देखो माइनस टू को उधर ले जा लेते हैं, वाई एक्स को इधर ले आता है, तो x माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस थ्री वाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x कॉमन, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस थ्री वाई। तो यहाँ से फर्दर x इज इक्वल्स टू 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई, इसको और भी सिंप्लीफाई करके 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने कोडोमेन से -1 क्यों डिलीट किया था। देखो यहाँ पे क्या आया, हमारा x की वैल्यू y के टर्म्स में आई है 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होता, अगर हम y की वैल्यू 1 भी परमिट कर देते ना, तो जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 माइनस वन 0 हो जाता, और समथिंग अपॉन 0 वाली फॉर्म क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, जिससे हमारा x अनडिफाइंड हो जाता और जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं रहता। तो अब क्या हो गया है कि जब y की 1 वाली वैल्यू ही डिलीटेड है, तो जो क्या होगा, जब y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी, r में एग्जिस्ट करेगी। तो देयरफॉर सिंस x इज वैलिड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, b को क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि b है हमारा r माइनस वन। तो देयरफॉर द फंक्शन इज
f is on to। तो ये फंक्शन क्या आया आपका, 1 1 भी आया है, on to भी आया है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना होता है ना, यहाँ पे अगर r पूरा ही होता, -1 ना होता, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ता कि 1 बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, ये जो x है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं कि let f from r to r be defined as fx is equals to x की पावर 4, choose the correct answer। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि f is equals to x की पावर 4 क्या होगा। तो देख लेते हैं, f from r to r है और fx is equals to क्या है, x की पावर 4 है। तो इंजेक्टिविटी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको कर ही सकते हैं क्योंकि अब आपने एक्स स्क्वायर वाले जो कर ही लिए, x1, x2 आप बिलोंग करवाएंगे r को, जो कि होगा डोमेन। तो देखो डोमेन होगा तो x1 fx1 और fx2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जब यहाँ पे x1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x2 की पावर 4 होगा तो x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आएगा, है ना, जैसे क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर में हमें क्या होता है, प्लस माइनस आता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि -2 f ऑफ -2 लेंगे तो -2 की पावर 4 होगा तो ये आएगा 16। f ऑफ 2 लेंगे तो ये भी आएगा 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे f ऑफ -2 इक्वल्स टू आ रहा है f ऑफ 2 के, बट f -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 होगा। एक चीज तो आपको पता चल गई कि ये मैनी 1 होने वाला है। सर्जेक्टिविटी देखते हैं। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करो, हमारा y बिलोंग्स टू r दिखाएंगे, ठीक है, को डोमेन से पिक करेंगे, सच दैट कैसे fx इज इक्वल्स टू होना चाहिए y के, और अगर यहाँ से हम x की डेफिनेशन लगाए x की पावर 4 इज इक्वल्स टू y, तो x आपकी वैल्यू आ जाएगी 4th रूट ऑफ y। अब 4th रूट ऑफ y में क्या कर सकते हो आप, 4th रूट ऑफ y है ना, इवन वाला वो है ये, तो यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यूज रख पाओगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे इनवैलिड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस x इज नॉट डिफाइंड फॉर y belonging to -infinity to -1, 0 लिख देते हैं यहाँ पे, therefore f is not onto, तो ना ही ये onto है, तो इसका आंसर हो जाएगा f is neither 1 1 nor onto, है ना। तो ये आप नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट f from r to r be defined as fx is equals to 3x। f from r to r be defined as fx is equals to 3x। तो ये क्या होने वाला है, क्या ये होगा, तो बिल्कुल ये दोनों 1 1 और on 2 होने वाला है, क्योंकि देखो fx1 लेंगे इसमें अगर इक्वल टू fx2 के, तो आएगा ये 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, तो बड़े आराम से ये इंजेक्टिव हो गया, मतलब 1 1 हो गया। तो बात आगे बढ़ते हैं, हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू r है फ्रॉम कोडोमेन से, सच दैट क्या कि fx इक्वल्स टू है हमारा y के, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल्स टू y और x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 3। तो मुझे बताइए x y की सारी रियल नंबर्स की वैल्यू के लिए वैलिड रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं ढूंढ के दिखा सकते जो कि जिसके लिए x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है या r से बाहर चला जाता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 1 एंड on 2 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन है वो आप टिक कर देना। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो होती है समाप्त, और इसके बाद हम करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की f ऑफ gx क्या होता है, g ऑफ fx क्या होता है, इसको फॉग और गॉफ से भी दिखाते हैं, है ना। और फिर हम देखेंगे कि इन्वर्टेबल फंक्शंस कौन से होते हैं, मतलब कि इनवर्स फंक्शंस, जैसे आपने यहाँ से यहाँ मैप किया है तो यहाँ से यहाँ कैसे मैप करेंगे उल्टा, है ना। तो ये सब चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, और यहाँ पे हमारा फंक्शंस वाला पार्ट भी खत्म होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।